So we are discussing about CPU scheduling in your operating system. ठीक है जी. तो उसके अंदर हम we have studied about the basics of the scheduling, that what are the criteria for scheduling, what are the objectives of the scheduling, what are the schedulers and their types. So these things we studied in the next previous lecture. Today we are going to discuss about the CPU scheduling algorithms. ठीक है जी. तो there are generally four scheduling algorithms which are used in operating system. First one is first come first serve, FCFS scheduling. ठीक है जी. Next is shortest job first scheduling. Then comes priority scheduling. ठीक है जी. उसके बाद आती है आपकी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. ये चार मेन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं. इसके अलावा जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है उसके दो पार्ट है. ठीक है. एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और एक शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF. ठीक है जी. SJN भी बोल देते हैं, SRTF भी बोल देते हैं. तो उसमें क्या है वो हम पढ़ेंगे डिफरेंस. ठीक है. फिर लास्ट में जो आपके जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एक्चुअली दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम, दिस इज ए क्राइटेरिया, दिस इज ए टेक्निक टू होल्ड द प्रोसेसेस इनटू डिफरेंट क्यूज. ठीक है जी. जैसे आपकी रेडी क्यू होती है जो प्रोसेसेस को होल्ड करती है. ठीक है. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि उस रेडी क्यू के अंदर एक क्यू ना होके वहां पे हम दो तीन चार पांच जितने भी एन नंबर ऑफ क्यूज हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है. और उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके और उनको क्या कर देंगे, हर एक क्यू के अंदर एक कैटेगरी की प्रोसेसेस को असाइन करवा देंगे. तो वो होता है मल्टी लेवल क्यू सेटिंग, जिसके अंदर डिफरेंट क्यूज होती हैं और क्यू बाई क्यू फिर वो एग्जीक्यूशन होता है. तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया कि हम प्रोसेसेस को क्यूज में डिवाइड करके और एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको अलॉट करवा देते हैं डिफरेंट क्यूज में. एक्चुअल में जो जब अलॉट हो जाएंगे प्रोसेसेस क्यूज के अंदर, उसके बाद में तो जो ये ऊपर जो चार एल्गोरिथम्स हैं आपकी, FCFS, SJF, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन, इनमें से ही एल्गोरिथम्स वहां पे हम यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल Q1 के अंदर FCFS यूज हो सकती है, Q2 के अंदर राउंड रॉबिन, Q3 के अंदर SJF, Q4 के अंदर प्रायोरिटी, इस तरीके से. यानी कि एल्गोरिथम्स यही यूज होंगी लेकिन प्रोसेसेस को क्यूज के अंदर डिवाइड कर. तो वो होती है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. Actually, it is not a scheduling, it is a technique to schedule the processes by using queuing effect, queuing technique. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है FCFS का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. यानी कि जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी. ठीक है जी. The first process that will enter into the system into ready queue, so that will be executed first. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड आएगी वो सेकंड टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड टाइम पे जो आएगी उसके बाद जो आएगी थर्ड एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन. इस तरह से रिपीटेडली चलती रहेगी प्रोसेस. इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने तीन प्रोसेसेस हमने ली, P1, P2, P3. ठीक है जी. और उनका बस टाइम है, बस टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम, वो है जी 24, 3 और 3. यानी कि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 24, P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 3 और P3 का 3. तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट. गैंट चार्ट
जिसको हम क्या कर रहे हैं, ओवर द इंटरवल्स ऑफ द ओवर द इंटरवल्स हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब प्रोसेस स्टार्टिंग में जब आई जीरो टाइम के ऊपर, वहां से लेके और जब तक सारे प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाती जितनी हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 प्रोसेस ली हैं, तो उनका जो टोटल जीरो टाइम से स्टार्ट करके और एट द एंड तक, जब वो सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तो उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम गैंट चार्ट यूज करते हैं। आपने पढ़ा हो अभी होगा गैंट चार्ट के बारे में, वो गैंट चार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हम इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमें चाहिए। ठीक है जी। तो क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, FCFS, तो आप इसके अंदर देख सकते हो सबसे पहले जो प्रोसेस आई है वो क्या आई है, P1 आई है, P1 प्रोसेस। ठीक है जी, जिसका बस टाइम क्या है 24। तो पहले P1 आई है तो P1 एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद P2 प्रोसेस आई है, वो 3 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद P3 प्रोसेस आई है तो वो 3 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो सेम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गैंट चार्ट के थ्रू। जीरो टाइम के ऊपर प्रोसेस P1 आई, वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगी, उसका एग्जीक्यूशन टाइम 24 था, तो वो 24 तक एग्जीक्यूट होगी। जैसे वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो P2 है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, और उसका एग्जीक्यूशन 3 है, एग्जीक्यूशन टाइम, तो 27 तक यहाँ पे क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद 27 के बाद P3 प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है जी, क्योंकि नेक्स्ट P3 आई थी आपके सिस्टम में, तो वो एग्जीक्यूट होगी 30 तक, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या था, 3 था। तो इस तरह से 0 से लेकर 30 टाइम तक सारी सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपके पास, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल। तो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें करना ये है कि हमें इसके अंदर वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में पूछा हो, वेटिंग टाइम पूछा तो वेटिंग टाइम, और टर्न अराउंड टाइम पूछा तो टर्न अराउंड टाइम। तो अब यहाँ पे देखो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके बताया हुआ है। ठीक है, तो P1 प्रोसेस जीरो टाइम पे आई थी, तो जीरो पे ही वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, तो यानी कि उसने वेट क्या किया, कुछ भी वेट नहीं किया, तो उसका जो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इस एग्जाम्पल के अंदर अगर अराइवल टाइम दिया होता कि भाई कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे आई है, तो हम उस अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते कि पहली प्रोसेस कौन सी है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी प्रोसेसेस जीरो टाइम के ऊपर आ चुकी थी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में टाइम दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस मतलब एक साथ आ चुकी है हमारे पास जीरो टाइम के ऊपर। ठीक है, तो वहां से हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि P1 सबसे पहले थे तो जीरो पे आई और आते ही वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, उसके बाद P2 जो प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई है, वो 24 टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई है। ठीक है, और वो आई कब थी, जीरो के ऊपर। ठीक है, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 24 माइनस जीरो, जिस टाइम पे वो आई थी और जब वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुई, उसके बीच का जो टाइम है वही तो वेटिंग टाइम है ना। तो 0 और 24 के बीच में कितना हो गया, 24, यानी कि P2 प्रोसेस ने 24 टाइम के लिए क्या किया, वेट किया, और फिर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। ठीक है जी, और वो 27 तक एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं P3 प्रोसेस की। अब जो P3 प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूट हो रही है, 27 के ऊपर स्टार्ट हो रही है एग्जीक्यूट होना। ठीक है, और अराइव कब हुई थी वो, जीरो टाइम के ऊपर। तो जीरो पे आई और 27 पे उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो वेट कितना किया उसने, 27। तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया जी, 27। ठीक है जी, और इस पूरे को हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई
3। ये तो इंडिविजुअल वेटिंग टाइम हो गया, P1 का 0, P2 का 24 और P3 का 27। अब एवरेज वेटिंग टाइम हमें निकालना, तो एवरेज क्या होता है, जो टोटल वेटिंग टाइम है उसको डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है, तो इस तीनों के जो जो वेटिंग टाइम है उसको हम ऐड करके और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर देंगे 3 से। ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम है वो आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, दैट इज 70। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो एवरेज वेटिंग टाइम मतलब क्या है कि एट एन एवरेज एक पर्टिकुलर प्रोसेस कितनी देर तक वेटिंग में रही। तो इन 3 प्रोसेस में जब हमने एवरेज निकाला तो इनका एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, 17। यानी कि एक प्रोसेस को 17 टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, एक सेकेंड में। तो ये तो था एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था। अब हम क्या बात कर रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, देखो, फॉर P1 कितना होगा, P1 प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या बताया था, टर्न अराउंड टाइम कि एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम। ठीक है जी, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम, या एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है जी, कोई सी भी चीज कंसिडर कर सकते हो आप। देखो, अब P1 जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन क्या टाइम क्या था, 24, और उसका वेटिंग टाइम क्या है, 0। तो 24 प्लस 0 कितना हो गया, 24। फिर P2 प्रोसेस के लिए, अब अगर एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम करोगे तो भी वही आएगा। एग्जिट टाइम क्या है, 24, और अराइवल टाइम क्या है, 0। 24 माइनस 0, 0 ना, सॉरी 24, वही आना है। ठीक है, फिर P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, 3, और उसने वेट कितनी देर के लिए किया, कितनी देर वेट किया, 24। तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या आ जाएगा, 27। ठीक है जी। ऐसे ही फिर P3 प्रोसेस, अब P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम क्या था, 3, और उसका वेटिंग टाइम क्या था, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 27। तो कितना हो गया ये, 30। टर्न अराउंड टाइम किसका कितना हो गया, P1 के लिए 24, P2 के लिए 20 और P3 प्रोसेस के लिए 30। ठीक है जी, ये आपका क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी। उल्टा हो गया वो। ठीक है जी, दिस इज योर टर्न अराउंड टाइम फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी, ये क्या होगा आपका, ये सारे जो टर्न अराउंड टाइम है सभी प्रोसेसेस का, उसको डिवाइड ऐड कर दो, 24 प्लस 27 प्लस 30 और डिवाइड बाई 3। तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ। 27 हाँ जी, 27 21 डिवाइड बाई 3, दैट इज
27। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इस तरीके से आपको ये दो चीजें निकालनी होती है, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए भी वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। अब किसी को डाउट हो तो बताओ।